आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 डील करता है डिविडेंड्स के साथ। कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 8। यस, दिस डील्स विद द डिविडेंड और काफ़ी छोटा चैप्टर है। इट स्टार्ट्स विद सेक्शन नंबर 123 और ये एंड कर जाता है सेक्शन नंबर 128 पे। इसमें से भी रेलेवेंट अगर आप देखोगे तो 2 या 3 सेक्शंस आपके लिए रेलेवेंट है। इसका रूल्स भी छोटा है, 3 रूल्स ही टोटल है। इंट्रोडक्शन जो प्रिलिमिनरी आपका रहता है, देन डेफिनेशन, और एक बस खाली आपको रूल 3 यहाँ पर पढ़ना है। इतना सा पोर्शन है आपका, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और डिविडेंड से हमने जब कल भी पास्ट ईयर क्वेश्चन को देखा था तो उसमें आप देखो हर अटेम्प्ट में एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला ही है। राइट, अब डिविडेंड के बारे में आपने ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ा हुआ है और समझा हुआ। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, छोटा सा सेक्शन है। डिविडेंड का डेफिनेशन है यहाँ पे, और सेक्शन 123, 124, 125 और 127 आपके लिए तो रेलेवेंट यहाँ पे सिर्फ ये 4 सेक्शंस हैं। और ये जो पास्ट ईयर प्रॉफिट्स से आप डिविडेंड जो देते हो, दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट योर रूल नंबर 3 कि किसी साल अगर मेरे पास डिविडेंड या प्रॉफिट्स इतने सफिशिएंट नहीं है तो मैं डिविडेंड कैसे दूंगा, उसके लिए आपके पास आ जाता है यहाँ पे रूल नंबर 3। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो डिविडेंड का मतलब क्या होता है। आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे बताओ, व्हाट इज डिविडेंड। जब आपको बोला जाता है डिविडेंड, सो व्हाट यू मीन बाय डिविडेंड। डिविडेंड से क्या मतलब है, व्हाट इज डिविडेंड। मतलब मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए, कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन या कोई टेक्निकल वर्डिंग्स नहीं। डिविडेंड इज बेसिकली व्हाट, डिविडेंड इज बेसिकली रिटर्न दैट यू पे टू योर शेयर होल्डर्स, करेक्ट। इट्स द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। विनीत ने यहाँ पे आंसर किया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रौनक उनके आंसर को यहाँ पर बैक कर रहा है। सो इफ आई से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट, सो विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे शेयर्स। अच्छा, रौनक ने यहाँ पे बोला है इक्विटी शेयर्स, तो क्या सिर्फ इक्विटी शेयर्स पे ही डिविडेंड मिलता है या प्रेफरेंस भी। चलो, रौनक ने यहाँ पे ऐड कर दिया प्रेफरेंस भी। शेयर्स मतलब यहाँ पे हो सकता है वो इक्विटी शेयर हो, और हो सकता है वो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स हो। अच्छा, क्या इक्विटी और प्रेफरेंस का जो डिविडेंड बांटने का तरीका है, क्या वो सेम है। इज इट द सेम वे। इफ आई एम अ इक्विटी शेयर होल्डर, इफ आई एम अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्या यहाँ पर तरीका सेम रहेगा। आंसर इज नो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जनरली यहाँ पर डिविडेंड एक फिक्स्ड रेट पे मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पहले मिलता है। दैट इज वाई ये एक प्रेफरेंस है, तो इनको एक तरीके से यहाँ पर प्रेफरेंस भी दिया जाता है डिविडेंड के लिए। बट जब हम बात करते हैं इक्विटी का, ठीक है, तो इक्विटी के लिए यहाँ पर क्या रहता है, इक्विटी में यहाँ पर डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता, इट इज नॉट फिक्स्ड। अच्छा, इक्विटी वालों को डिविडेंड कब मिलता है, बिल्कुल लास्ट में। एक और डिफरेंस अगर आप इक्विटी और प्रेफरेंस के बीच में यहाँ बता सको तो ये हो जाएगा, काफ़ी हद तक प्रेफरेंस वालों का जो डिविडेंड होता है वो कंपलसरी होता है आपको पे करना, राइट। और ये एक तरीके से आपका फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होता है, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ा है। बट इक्विटी वालों का जो डिविडेंड होता है इस पर आपका फिक्स्ड ऑब्लिगेशन यहाँ पर नहीं रहता। सो देर इज नो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, आप डिविडेंड बांटो तो बांटो, नहीं तो अगर आप डिविडेंड नहीं भी बांट रहे हो तो देर इज गोइंग टू बी नो प्रॉब्लम। नेमिन ने यहाँ पे बोला है क्यूमुलेटिव, करेक्ट। तो यहाँ पर जो डिविडेंड होते हैं वो कंपलसरी है, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, कई बार वो क्यूमुलेटिव भी होता है। अभी क्यूमुलेटिव का क्या मतलब होता है, किसी साल अगर प्रॉफिट नहीं हुआ या प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट है तो इक्विटी वालों के ऊपर तो वैसे भी कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, और प्रॉफिट होगा तो भी देंगे कि नहीं देंगे ये भी श्योरिटी नहीं है। बट प्रेफरेंस वालों के साथ क्या होता है कि आपका एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन रहता है, कंपलसरीली आप उनको डिविडेंड पे करते हो। और आप डिविडेंड किस में से पे करते हो, डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट। सो एक और पॉइंट मैं यहाँ पे एरो बना के ऐड कर देता हूँ, दैट द डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। तो किसी साल अगर प्रॉफिट्स नहीं हो तो किसी साल अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप बोलोगे एक तरीके से खाते में लिख ले, अगली साल में तेरे को एक साथ नेक्स्ट ईयर का और इस ईयर का डिविडेंड एक साथ पे कर दूंगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेट कर लो। इस साल जो मैं तुम्हें डिविडेंड नहीं दे पा रहा हूँ उसको आप एक्यूमुलेट कर लो, और अगले साल में आपको या जब भी प्रॉफिट होगा तब मैं आपको एक साथ डिविडेंड यहाँ पे
बांट दूंगा। तो ये है आपका ब्रॉडली डिविडेंड का। अब अगर आप फर्दर यहाँ पे देखो तो जो डिविडेंड है, डिविडेंड कितने तरीके का होता है, देखो सर ये डिपेंड करेगा आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। सर ये क्या बात होता है, देखो अगर मैं बात करूँ डिविडेंड के बारे में, तो डिविडेंड आप किसके किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। अगर आप डिविडेंड बात करते हो तो वो इक्विटी प्रेफरेंस, दो तरीके का डिविडेंड हो सकता है, ठीक है। सो इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स, तो आप बोलोगे इट इज इक्विटी डिविडेंड, और इट कैन बी अ प्रेफरेंस डिविडेंड। और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम अगर आप देखोगे, और वो भी इक्विटी के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, राइट, इक्विटी प्लस अगर आप यहाँ पे टाइम लगा दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिविडेंड कैन बी योर फाइनल डिविडेंड, और योर डिविडेंड कैन बी एन इंटरिम डिविडेंड। नाम से ही लग रहा है फाइनल डिविडेंड कौन सा डिविडेंड है, जो आपको किसके लिए मिलता है, दिस इज गिवन फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। और इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, विच इज पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। देखो आपको फिलहाल थोड़ा मैं कंफ्यूज करता हूं यहाँ पे, आप लोगों के अकाउंट्स में कंसोलिडेशन हो गया, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स हो गया, ओके। कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स में आपने एक कॉन्सेप्ट देखा होगा, मतलब आप एक तो अकाउंट बनाते हो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, एक अकाउंट आप बनाते हो कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट, यस और नो। और होल्डिंग कंपनी क्या करता है, सब्सिडरी कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है, राइट, ऑल द डिविडेंड्स विच आर रिसीव्ड फ्रॉम द सब्सिडरी कंपनी, उस डिविडेंड को दो पार्ट्स में स्प्लिट करता है। एक होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड, और एक हो जाता है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, यस और नो। प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन, और प्री एक्विजिशन को वो डालते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, और पोस्ट एक्विजिशन को वो डालते हैं कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट। हमने यही देखा था, करेक्ट। लेकिन आप एक चीज अगर और यहां पे ध्यान दो, तो आप देखो ये जो डिविडेंड है, चाहे इंटरिम डिविडेंड हो चाहे फाइनल डिविडेंड हो, दोनों ही साल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। आप देखो ये जैसे मेरा फाइनेंशियल ईयर है, दिस इज 1 अप्रैल लेट्स से 2020, एंड दिस इज 31 मार्च 2021, और मैं आपको यहाँ पे एक डेट दे देता हूँ, लेट्स से दिस इज 15 सितंबर। अब 15 सितंबर को मैं यहाँ पे डिविडेंड बांट रहा हूँ। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये एक फाइनल डिविडेंड है या फिर ये एक इंटरिम डिविडेंड है। बताइए, हाउ विल यू डिसाइड ये कौन सा डिविडेंड है। ये एक फाइनल डिविडेंड है या ये एक इंटरिम डिविडेंड है, आपसे ये पूछा जा रहा है। इज दिस अ फाइनल डिविडेंड। सो धवल ने यहाँ पे आंसर किया, इफ दिस डिविडेंड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर देन इट इज अ फाइनल डिविडेंड, और अगर ये करंट फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग कर रहा है तो फिर ये हो जाएगा करंट डिविडेंड। रौनक बोल रहा है इफ इट इज गिवन इन द एजीएम आउट ऑफ द प्रॉफिट्स टिल 31 मार्च देन दिस इज एजीएम। सो सेम धवल ने जो बताया उसी को एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया, और दोनों ने आंसर करेक्ट यहाँ पे किया है, धवल एंड रौनक, करेक्ट। सो बेसिकली आपको ये देखना है ये जो डिविडेंड है दिस बिलोंग्स टू विच ईयर, राइट। इफ इट बिलोंग्स टू द फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 2020 तो ये है फाइनल डिविडेंड। इफ इट बिलोंग्स टू द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021 तो ये बन जाएगा इंटरिम डिविडेंड। और एक और तरीका है कि सर क्या 15 सितंबर को एजीएम था क्या, और एजीएम अगर है तो सर एजीएम तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का ही होगा, और अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का एजीएम होगा तो ये डिविडेंड कौन सा होगा, फाइनल डिविडेंड होगा। आप बताइए क्लियर ये वाला, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, अब आप ध्यान रखना जो कंपनीज एक्ट है, ठीक है, इफ यू सी द कंपनीज एक्ट,
कंपनीज एक्ट यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं करता। कंपनीज एक्ट सीधा क्या बोलता है, डिविडेंड, डिविडेंड को डिफाइन करता है और फिर क्या बोलता है, डिविडेंड ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड ऑल्सो इंक्लूड्स योर इंटरिम डिविडेंड। बस खाली डिफरेंस क्या है कि अगर आप फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो जैसा रौनक आपने बताया, ये डिविडेंड कहाँ डिक्लेयर होता है, एनुअल जनरल मीटिंग में। तो इसके लिए क्या सीक्वेंस होता है, पहले बोर्ड रेजोल्यूशन होगा जिसमें हम बोलते हैं बोर्ड इसको प्रपोज करेगा और फिर इसके लिए आप पास करोगे ओआर, क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी बिजनेस है, वन ऑफ द फोर ऑर्डिनरी बिजनेस उसमें से एक आता है। तो ये होता है आपका सीक्वेंस फॉर द फाइनल डिविडेंड। लेकिन यही अगर आप इंटरिम डिविडेंड का बात करोगे तो इंटरिम डिविडेंड के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग रखना होगा और बोर्ड मीटिंग के अंदर आप सिर्फ क्या पास करोगे, बोर्ड रेजोल्यूशन। तो अगर इसी को मैं थोड़ा सा और इसका सीक्वेंसिंग अगर आपको करके दे दूं तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले होगा बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग के अंदर इसको बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू पास किया जाएगा, प्रपोज किया जाएगा। उसके बाद होगा कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग और यहाँ पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो आपका स्टोरी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, यहाँ पर अगर आप देखो तो इस पार्ट को हम बोलते हैं कि हियर द बोर्ड प्रपोजेस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं द बोर्ड प्रपोजेस, ओके, और इसको हम बोलते हैं द मेंबर्स अप्रूव। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरिम डिविडेंड का, ठीक है, जब हम बात करते हैं इंटरिम डिविडेंड का, तो इंटरिम डिविडेंड में क्या होता है, द बोर्ड अप्रूव्स एंड द बोर्ड ओनली प्रपोजेस। सो इट्स द बीओडी who proposes and the BOD only approves। आप बताओ, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर ये वाला। अब देखो यहां पे अगर आपको और मैं बताऊं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कैसे रहेगा, तो देखो यहां पर क्या होगा, ये जो डिविडेंड है वो अप्रूव हो जाएगा, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड दिस वुड बी अप्रूव्ड। वंस द डिविडेंड इज अप्रूव्ड, इस डिविडेंड को आप ट्रांसफर करते हो एक सेपरेट अकाउंट में जिसको हम बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट। ओके, इस एस्क्रो अकाउंट से ये जो डिविडेंड होता है ये आप कर देते हो पे, या इसको हम बोलते हैं डिस्पैच, इसको आप डिस्पैच करते हो, ठीक है। डिस्पैच करने के बाद ये जो डिविडेंड है, दिस डिविडेंड इज पेड टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब सर अगर किसी शेयर होल्डर को ये डिविडेंड नहीं पे किया गया तो क्या होगा, देखो नहीं पे किया गया तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा क्या कारण है, क्यों डिविडेंड पे नहीं किया गया। सर कंपनी की तरफ से डिफॉल्ट है तो पेनल्टी है, वहाँ पे पिनल प्रोविजंस अट्रैक्ट हो जाएगा। सर जो शेयर होल्डर ने बैंक अकाउंट दिया था वो बैंक अकाउंट डिटेल्स मैच नहीं कर रहा है, या फिर जो बैंक नंबर उसने दिया था वो बैंक एग्जिस्ट नहीं बता रहा है, कुछ भी इस तरह से करके प्रॉब्लम है। या सर शेयर होल्डर का, हमने शेयर होल्डर को आज की डेट में तो क्या हो जाता है, ACS ट्रांसफर हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, तो स्ट्रेट अवे जैसे गूगल पे या अकाउंट टू अकाउंट हम ट्रांसफर करते हैं ना, वैसे होता है। पहले एक वारंट आता था वो बैंक में, तो सर वो जो एड्रेस है, हमने एक वो डिविडेंड का चेक भेजा था और शेयर होल्डर मिल नहीं रहा है, तो सर ये चेक वहाँ से रिटर्न आ गया, उस एड्रेस पे कोई नहीं रहता, कुछ भी ऐसा कारण हो रहा है जिसकी वजह से आप ये शेयर होल्डर का बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं, कुछ भी ऐसा कारण हो सकता है। इस तरह से सिनेरियो हो गया, तो अब आप क्या करोगे, अब इस सिनेरियो में क्या होता है कि ये सब आपका जो कंप्लीट होना चाहिए, दिस शुड गेट कंप्लीटेड विद इन 30 डेज। देखो 5 दिन के अंदर अंदर आप एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे फ्रॉम द डेट ऑफ AGM, फिर उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर ये डिस्पैच हो जाना चाहिए और 30 दिन के अंदर ये आपका डिविडेंड यहाँ पर पे हो जाना चाहिए। अब अगर 30 दिन के अंदर आपका ये डिविडेंड पे नहीं हुआ तो क्या होगा, अब आपके पास नेक्स्ट 7 डेज का टाइम पीरियड होगा, ठीक है, अगले नेक्स्ट 7 डेज, ठीक है, अगले 7 दिन के अंदर अंदर आपको इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट विच इज कॉल्ड एज अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। इसको आप अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करोगे और इस अकाउंट को आप मेंटेन करके रखोगे कितने साल, दिस अकाउंट विल बी मेंटेन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ
7 years। आप 7 साल तक इस अकाउंट को मेंटेन करके रखोगे और उसके बाद में ये ट्रांसफर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर अनक्लेम डिविडेंड होगा, दिस विल गेट ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोटेक्शन फंड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। डज दिस मेक सेंस? राइट। तो ये आपका डिविडेंड का ओवरऑल पूरा चैप्टर है। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, इसमें क्या निटिकिटीज है, हम उन सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बट ब्रॉडली आपको यही पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। आप बोलो तो मैं मॉड्यूल से शुरू करूँ, आप बोलो तो मैं बेयर एक्ट से शुरू कर देता हूँ। जहाँ से आप बोलो, आज आपके हिसाब से मैं चलता हूँ, जहाँ से आप बोलो, वेर एवर यू आर कंफर्टेबल। इफ यू वांट आई कैन स्टार्ट विद द बेयर एक्ट डायरेक्टली। मॉड्यूल, चलिए आप सबने मॉड्यूल बोला तो हम मॉड्यूल से करते हैं। मॉड्यूल के बाद लेकिन मैं बेयर एक्ट तो लेकर आऊंगा ही, डोंट वरी। बेयर एक्ट में एनी हाउ लेके आऊंगा, ठीक है। तो हम मॉड्यूल से शुरू करें चाहे बेयर एक्ट से करें, मैं अल्टीमेटली आपको बेयर एक्ट लेके आऊंगा। और वैसे भी आप देखोगे तो कंटेंट यहाँ पर सेम है। तो जो रेगुलेशंस रहेगा वो मैं आपको बेयर एक्ट से कवर करवाऊंगा, बिकॉज हो सकता है आपका मॉड्यूल अपडेटेड नहीं हो, ठीक है। लेकिन जो बाकी उसके अलावा प्रोविजन है, इलास्ट्रेशन है, वो हम मॉड्यूल से कवर करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर जैसे बताया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर डिविडेंड का डेफिनेशन दिया। तो मैंने आपको जैसे पहले बोला था कि डिविडेंड ऑफ जो डिविडेंड का डेफिनेशन है, दैट डिविडेंड definition includes, so dividend, it includes any interim dividend. So it's basically is what, that dividend is basically the return to the shareholders on their investments, ठीक है। and dividend is a part of the distributable profits which is paid to them. तो जब आप प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो कंपनी के अंदर तो हम उसको बोलते हैं इट्स अ डिविडेंड, एंड दिस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, ओके, एंड इट इज अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स और इट इज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, द कंपनी इन द जनरल मीटिंग में डिक्लेयर डिविडेंड बट नो डिविडेंड शैल एक्सीड द अमाउंट विच इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। ये तो आप ध्यान रखना, ये एग्जाम का बहुत बार क्वेश्चन होता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन। क्या आप लोग भी अपने साथ साथ मॉड्यूल रख रहे हो? क्या आप लोग भी अपने सामने मॉड्यूल को रख के बैठे हो? ओके, तो यहाँ पर जो जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ प्लीज उसको साथ साथ में हाईलाइट करते रहना, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और उसमें क्या रहता है कि आप ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोजेस एंड देन द मेंबर्स अप्रूव। सो यहाँ पर वो पॉइंट आ जाता है दैट मेंबर्स कैन नॉट डिमांड अ हायर रेट ऑफ डिविडेंड देन व्हाट इज प्रपोज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इधर ही, मेंबर्स कैन नॉट डिमांड अ हायर rate of dividend then what is recommended by the BOD। तो BOD ने जो रेकमेंड किया उससे ऊपर वो नहीं कर सकते। क्या उससे कम कर सकते? BOD ने बोला, लेट्स से यहां पर BOD बोलता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर BOD बोलता है कि वी आर गोइंग टू पे अ डिविडेंड ऑफ 20%। कैन द शेयर होल्डर्स दे से नहीं, हम 12% डिविडेंड चाहिए। कैन दे से 12%? आंसर इज yes, okay. Can they say 20%? yes, but can they say नहीं 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 25% तो दो, सिल्वर जुबली तो मनाओ कम से कम। आंसर इज नो। अच्छा, एक चीज और आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जब हम बोलते हैं BOD 20% डिविडेंड देगा, ठीक है, तो 20% ऑफ व्हाट? डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन व्हाट? द डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू, ओके। द डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू एंड नॉट द इशू प्राइस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, आप याद रखना। तो अगर आपको वहां पर बोला हुआ है 20% डिविडेंड, तो इट इज 20% ऑफ द फेस वैल्यू। सो आप ऐसे देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ITC का एग्जाम्पल लो, ITC का फेस वैल्यू इज 1 रुपी, ओके। ITC का करेंट मार्केट प्राइस इज स्टैग्नेंट, ओके सॉरी, इट इज लेट्स से 200 रुपीज। और ITC यहाँ पर डिविडेंड को डिक्लेयर करता है लेट्स से फाइनल डिविडेंड ऑफ
100%। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे डिविडेंड का अमाउंट कितना होगा? What is going to be the dividend amount? It is going to be 1 rupee, that is the face value, और इसका 100% which is ₹1। ठीक है, चलिए परफेक्ट, सबने यहाँ पे करेक्ट आंसर किया। ओके, तो यही पॉइंट यहाँ पे बताया हुआ है दैट द कंपनी इन द जनरल मीटिंग मे डिक्लेयर डिविडेंड बट नो डिविडेंड शैल एक्सीड द अमाउंट विच इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। ये मैंने आपको बोला है, एग्जाम क्वेश्चन है। आगे बता रहे डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, in its board report, and then further it is approved by the shareholders in the annual general meeting. Also, dividend is not a liability. Dividend is not a liability unless it is declared by the shareholder at a validly constituted general meeting passed by an ordinary resolution at the rate which is recommended by the board or such lower rate as they may decide। अब इसका क्या मतलब हो गया, ध्यान रखना ये भी आपके लिए एक एग्जाम क्वेश्चन है। ये भी आपके लिए एक एग्जाम क्वेश्चन है कि क्या डिविडेंड एक लाइबिलिटी है। तो आपको ये देखना है, अगर ये डिक्लेयर कर दिया गया है डिविडेंड, देन दिस इज अ लाइबिलिटी until unless it is not declared. If the dividend is just proposed, then it is not a liability. आप सबके अकाउंट्स में क्या अभी भी वो चैप्टर है लिक्विडेशन ऑफ अकाउंट्स, वो हो गया आप लोगों का लिक्विडेशन ऑफ अकाउंट्स, राइट? तो लिक्विडेशन ऑफ अकाउंट्स में भी आपने देखा होगा कि जब कंपनी को बंद किया जाता है तो उस टाइम पे डिविडेंड को काउंट करते हैं कि नहीं करते। तो वहां पर सीधा पॉइंट क्या होता है, इफ द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड देन दिस इज अ लाइबिलिटी, बट इफ द डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड देन इट इज नॉट अ लाइबिलिटी। करेक्ट? तो ध्यान रखना ये आपका एक दूसरा एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है दैट डिविडेंड इज नॉट अ लाइबिलिटी अनलेस इट इज डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर। और क्वेश्चन कैसे आएगा, कुछ केस स्टडी बनाकर आपको वो दे देंगे। जैसे वो बोलेगा विनीत इज द शेयर होल्डर ऑफ लेट्स से भानुशाली लिमिटेड, the directors of the company proposed a dividend at the rate 20%, but it was not declared. Now, Vineet claims that since the board of directors had proposed the dividend of 20%, it should be paid, and comment आपको इस तरह से करके आंसर होगा। तो वहां आपको ये बताना पड़ेगा that no, if the dividend was not declared, it is not a liability. Okay, आगे देखिए declaration of the dividend by the company at a higher rate than the rate which is recommended by the BOD is not permitted। ये तो सेम पॉइंट आपका इसके साथ कनेक्ट हो गया। एंड द डिविडेंड इज ऑलवेज इन प्रोपोर्शन टू द फेस वैल्यू। तो ये एग्जांपल आपको दिया, ये तो हमने सेम क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया। अब इसमें आप देखो जैसे दिया हुआ है कंपनी हैविंग इशू फेस वैल्यू ऑफ ₹10, उसका NSE में प्राइस 250 रुपया है। तो अभी भी अगर 20% डिविडेंड यहाँ पे बांटा तो 20% यानी कि 10 रुपये का 20% ₹2, और आपके पास अगर 1000 शेयर है तो आपको 2000 रुपया डिविडेंड यहाँ पे मिल जाएगा। फिर देखिए द शेयर होल्डर एट एन एनुअल जनरल मीटिंग unanimously passed a resolution for a dividend at a higher rate than it was recommended by the directors. Discuss the validity of the resolution. तो यहाँ पर क्या होगा, the resolution is void। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, the resolution is void, it is not enforceable। आप बताओ, सारे के सारे शेयर होल्डर्स भी मिलकर अगर ये करें तो इट इज नॉट अलाउड। सो not even all the shareholders have the power to declare a dividend which exceeds the recommended amount which is recommended by the board of directors। तो फिर ये देखिए दो तरह के डिविडेंड यहाँ आपको बताए, वन इज द इंटरिम डिविडेंड, अनदर इज द फाइनल डिविडेंड। सो इंटरिम डिविडेंड क्या रहता है, सो इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो एक ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे दैट द इंटरिम डिविडेंड ओके is declared by the board of directors and it is declared by at any time during the period from the closure of the financial year till the holding of the annual general meeting। ध्यान रखना closure of that financial year until the holding of the annual general meeting। तो आप मुझे बताओ ये जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, ठीक है, हमने यहाँ पे जो ये डायग्राम बनाया था, सपोज मैं बोलता हूँ ये हो रहा है कंपनी का लेट्स से AGM। क्या यहाँ पे कंपनी इंटरिम डिविडेंड बांट सकता है? कैन द इंटरिम डिविडेंड बी डिक्लेयर्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920? कैन दिस बी डन? आप फिर से ये सेंटेंस को पढ़ो, इंटरिम डिविडेंड में बी डिक्लेयर्ड बाय द BOD। ठीक है,
अब ये देखिए, द इंटरिम डिविडेंड मे बी डिक्लेयर्ड बाय द बीओडी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल द होल्डिंग ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। तो मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर का एनुअल जनरल मीटिंग होना है, जब तक वो एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होता, उसके पहले जो भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, ऑल दैट वुड बी द इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, फिर देखिए, द डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरिम डिविडेंड इज डन आउट ऑफ द प्रॉफिट्स बिफोर द फाइनल अडॉप्शन ऑफ द अकाउंट्स। ये ध्यान रखना है। एंड देयरफॉर इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिटवीन द टू एजीएम्स। ये भी एक पॉइंट आता है कि एजीएम्स, दो एजीएम्स के बीच में अगर आप डिविडेंड बांटते हो तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। फिर देखिए, द सोर्सेस ऑफ इंटरिम डिविडेंड आर, देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका सरप्लस ऑफ द पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर्ड, एंड तीसरा प्रॉफिट्स विच आर जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर। तो आप यहाँ पे जब आगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और को जब पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपके लिए आएगा कि इंटरिम डिविडेंड में क्या आपको AS 25 है, आई थिंक इट इज AS 24 और AS 25, आई थिंक इट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25, क्या वो आपको पढ़ाया गया है? इज इट देयर इन योर सिलेबस? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में है? इज इट देयर इन योर सिलेबस AS 25? ओके, तो AS 25 जब आप देखोगे तो दैट इज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो आप जब डिविडेंड डिक्लेयर करते हो उसके लिए आपका इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पे देखो, द डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरिम डिविडेंड शैल बी रैटिफाइड बाय इंश्योरिंग द एजीएम ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, आगे देखिए, इफ द कंपनी हैज इनकर्ड लॉसेस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो यहाँ पर क्या पॉइंट आ रहा है कि अगर आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो उसके लिए क्या क्या करना होगा। एक तो ये, इट हैज़ टू बी ratified at ensuring the general meeting by the members। इसके अलावा आपको ये देखना होगा कि if the company has incurred losses in the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो losses है यहाँ पर आपके लिए, एक तो उन लॉसेस को आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, प्लस देन द इंटरिम डिविडेंड शेल नॉट बी डिक्लेयर्ड एट अ हायर रेट देन द एवरेज रेट ऑफ द डिविडेंड विच आर डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? मैं किसी साल में इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता हूँ। अब जब मैं इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना जा रहा हूँ, तो जब मैं इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रहा हूँ तो मेरे को क्या देखना है, माई लॉसेस अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। वहां पर अगर मुझे लॉसेस दिख गया, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे लिए एक रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा। इसके अलावा रेस्ट्रिक्शन है क्या? आंसर इज नो। अगर मेरे प्रीसीडिंग क्वार्टर के अंदर वहां पे लॉसेस नहीं है, ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर में मेरे लॉसेस नहीं है, देन आई एम फ्री टू डिक्लेयर डिविडेंड एट वॉट एवर अमाउंट आई वॉन्ट। बट इफ देर आर लॉसेस देन देर इज अ रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग भी यहाँ पर लिख लो, दैट देर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड या फिर rate of interim dividend. There is a restriction on the rate of interim dividend. Does this make sense? Okay. फिर देखिए, if a company declare dividend at the rate of 16% during the immediately preceding 3 financial year, then in case the company incurred losses in the current financial year, then it is permitted to declare dividend not at a high rate। की सेम आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया। Also, the amount of interim dividend has to be deposited into the separate bank account which will be maintained with the scheduled commercial bank। तो ये आपका विद इन 5 डेज, तो जो मैंने आपको एस्क्रो अकाउंट बताया था, एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, एक स्पेशल पर्पस के लिए जो आप अकाउंट बनाते हैं उसको बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट। तो विद इन 5 डेज आपको एस्क्रो अकाउंट में डालना पड़ेगा। एंड ऑल द प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल अप्लाई टू द इंटरिम डिविडेंड ऑल्सो। मतलब कि ये जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया 5 दिन में एस्क्रो, फिर डिस्पैच टू बी पेड, अनपेड रहा तो 7 ईयर्स तक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रहेगा, एंड देन इट विल बी ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोटेक्शन अकाउंट मेंटेन्ड बाय द एमसीए। आपको मैं आईटीसी का एनुअल रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। उस एनुअल रिपोर्ट में आप देखना, वहाँ पर क्लियरली मेंशन होगा
दैट ये लास्ट डेट है, इसके बाद जो भी डिविडेंड्स है, जो यहाँ पर अनक्लेम्ड डिविडेंड्स जो है, ये अनक्लेम्ड डिविडेंड्स आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर कोई अनक्लेम्ड डिविडेंड मुझे लेना है तो पिछले 7 साल का डिविडेंड जो है वो मैं क्लेम कर सकता हूँ। मतलब सपोज करो फाइनेंशियल ईयर 17-18 का डिविडेंड मुझे क्लेम करना है, तो मैं कंपनी के पास जाके प्रूव कर सकता हूँ कि उस साल मैं शेयर होल्डर था, मुझे डिविडेंड नहीं मिला, प्लीज गिव मी दिस डिविडेंड। अब अगर नहीं तो फिर ये डिविडेंड कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? 7 साल के बाद। तो अब सपोज करो मैं 2010-2011 का डिविडेंड मांगना चाहता हूँ, तो कंपनी क्या बोलेगा? देखो अब हमारे पास वो नहीं है, उसको हमने इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया है, तो आप जाके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से बात करो। और आईपीएफ से पैसा निकालना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, फिर देखिए, ऑल प्रोविजंस विच आर एप्लीकेबल टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल ऑल्सो अप्लाई टू द इंटरिम डिविडेंड। बात आता है फाइनल डिविडेंड का, तो फाइनल डिविडेंड इज वन विच इज declared in the annual general meeting of the company, and this the rate will be recommended by the board of directors and it cannot be increased by the members of the company। एक बार ये डेफिनेशन जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है ये आप चेक कर लेना, इट इज़ वेरी इजी और ये आपके लिए आ जाएगा, राइट। सो एक ये पॉइंट आप बस खाली देख लेना रिवोकेशन का, कि इंटरिम डिविडेंड कैन बी रिवोक्ड बाय the consent of all the shareholders, but final dividend cannot be revoked. Once declared it becomes liability। तो मैं ये भी यहाँ पे लिख देता हूँ that once it is declared it is a liability, मतलब आपको ये पे करना ही पड़ेगा, you cannot escape that। okay? अब आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑन द नेचर ऑफ शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, दो अलग अलग तरह के और दोनों के ऊपर अलग अलग डिविडेंड। सो डिविडेंड इज डिपेंडेंट ऑन द डिविडेंड पॉलिसी विच इज अवेलेबल, मतलब जो कंपनी का इक्विटी का। बाय द वे आप ध्यान रखना, लिस्टेड कंपनी को एक रेगुलेशन फॉलो करना होता है जिसको हम बोलते हैं एलओडीआर रेगुलेशन। ठीक है, ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ किसके ऊपर? लिस्टेड कंपनीज के ऊपर। लिस्टेड कंपनीज फॉलो करती हैं एलओडीआर, और एलओडीआर में एक रेगुलेशन है, आई थिंक रेगुलेशन 31 और समथिंग, आई टेल यू। उस रेगुलेशन के हिसाब से एवरी कंपनी शुड हैव अ डिविडेंड पॉलिसी। अब डिविडेंड पॉलिसी का क्या मतलब होता है कि कंपनी कौन कौन से सिचुएशंस में डिविडेंड देगा और कौन से सिचुएशंस होंगे जिसमें कंपनी डिविडेंड नहीं देगा। इन व्हाट सर्कमस्टांसेस एंड इन what scenarios the shareholder can expect a dividend and in what scenarios the shareholder cannot expect a dividend। तो अगर मैं आपको यहाँ पे चेक करवाऊँ तो आप ये देखो, दिस इज आईटीसी एनुअल और वैसे आईटीसी पोर्टल। ठीक है, तो अगर आप आईटीसी पोर्टल पे जाओगे या आप किसी भी कंपनी के उसमें पोर्टल पे जब आप जाओगे तो यहाँ आपको मिलेगा सॉरी इन्वेस्टर रिलेशन। तो जब आप इन्वेस्टर रिलेशन में जाओगे तो यहाँ पर आपको ये देखिए, बाय द वे ये देखो, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स और ये सब जो था ये आपको यहाँ मिलता है डिस्क्लोजर्स अंडर सेबी। ये देखिए, ये है आपका अनपेड डिविडेंड अकाउंट। इसको लेट्स से हम यहाँ पे ओपन करते हैं एंड देन यू विल ऑल्सो गेट द डिविडेंड पॉलिसी। जस्ट अ मिनट, यू विल गेट दिस। आई थिंक जस्ट अ मिनट, डिस्क्लोजर्स अंडर सेबी में शायद यहाँ पर मिले, हर पोर्टल का अलग अलग रहता है। यस, यहीं पर आपको मिलेगा एनुअल रिटर्न, ये रहा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। तो कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोविजन नहीं है। तो आप ये देखो, यहाँ पर बताया हुआ है कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है अंडर द एलओडीआर रेगुलेशन लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, यहाँ पर बताया हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर सेट करना पड़ेगा कि इन सिचुएशंस में डिविडेंड डिक्लेयर होगा और इन डिविडेंड सिचुएशंस में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा। सो द कंपनी विल स्ट्राइव टू मेंटेन अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन विल टेक इनटू अकाउंट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कैश फ्लो एंड लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। एंड उसके बाद वो ये भी देखेंगे कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन सरप्लस यहाँ पे कंपनी के पास अवेलेबल है, उसके हिसाब से डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाएगा। और फिर ये बता रहे इसके अलावा हम और किन चीज़ों को देखेंगे कि हमें फंडिंग का कितना रिक्वायरमेंट है। आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये देखा होगा
डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा है द डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड बिकॉज देयर इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, सो द डिविडेंड्स आर रिटेन्ड, राइट, द प्रॉफिट्स आर रिटेन्ड एंड दे आर री इन्वेस्टेड, उससे ग्रोथ निकलता है। गॉर्डन मॉडल ये सब आपने पढ़ा होगा, वॉल्टर गॉर्डन, राइट। सो वही सेम प्रोविजन यहाँ पे बता रहे हैं कि कंपनी को अगर कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स दिख रहा है कहीं पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो फिर यहाँ पे क्या बोलेंगे, कंपनी का अगर फंडिंग रिक्वायरमेंट है तो इन दैट केस वो यहाँ पर क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू रिटेन आवर अर्निंग्स। तो ये ग्रोथ प्लान का बात हो रहा है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ का क्या डिफरेंस है? ऑर्गेनिक ग्रोथ जब आप अपना पैसा लगाते हो, नए बिजनेस को सेटअप करते हो, फिर ग्रो करते हो, फिर उसमें आप री इन्वेस्ट करते हो। इनऑर्गेनिक ग्रोथ इज बेसिकली योर एक्विजिशंस, टेक ओवर, ठीक है, जब आप दूसरी कंपनी के साथ मर्जर करते हो, उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ। इसके अलावा आप इकोनॉमिक और मार्केट कंडीशंस को देखोगे, फाइनेंशियल कैपेसिटी दैट नीड्स टू बी कंजर्व्ड इन ऑर्डर टू एड्रेस द कंटिजेंसीज। इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी के पास फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। आप कंपनी ने सपोज करो अच्छा प्रॉफिट कमाए, तो क्या पूरा का पूरा प्रॉफिट बांट दे? नहीं, हो सकता है कि कुछ अनफोर्सिएबल सिचुएशंस आ जाए जिसकी वजह से कंपनी को कैश का जरूरत पड़े, तो कंपनी विल ट्राई कि ये सब चीज़ों को वो ध्यान में रखे। कंसिस्टेंट विद द अबव, effective from financial year 2019-2020, in the medium term the dividend payout ratio is expected to be 80 to 85%, which is profit after tax. बाद में यहाँ पे बताया the board of directors may declare interim dividend at their discretion and board of directors may also declare final dividend including the special dividend। ये कई बार special dividend भी वहाँ पर declare करते हैं and the policy is reviewed and amended। तो ये एक इन्होंने यहाँ पर पॉलिसी बनाकर दे दिया। तो आप मुझे बताओ क्या कोई ये बहुत ज़्यादा ऐसा हाई फंडा कॉन्सेप्ट हो गया कि मतलब बिल्कुल समझ ही नहीं है? ऐसा नहीं है। इसी तरह से आप अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखा जाओ तो जाके आप रिलायंस के और भी बाकी जो लिस्टेड कंपनीज है उनके डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को चेक करना, यू विल गेट अ गुड आइडिया अबाउट इट। इसी तरह से अगर आप ये देखोगे तो ये देखो यहाँ पर बताया हुआ है इंटरिम डिविडेंड के बारे में, ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ऑन 11th Feb दे डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5 रुपीज़, राइट, और रिकॉर्ड डेट यहाँ पे बताया, और ये डिविडेंड पे हो गया है, ये देखो 23 फरवरी को डिक्लेयर हुआ था और 10 मार्च को यहाँ पर ये पे हो चुका है आफ्टर डिडक्टिंग द टीडीएस जो भी वहाँ पर है, ठीक है। इस साल से डिविडेंड के ऊपर टैक्स भी आपका टीडीएस भी आ रहा है, आई थिंक आपने टैक्स में इसको पढ़ा होगा। फिर आप ये देखो, ये देखिए परसुएंट टू द सेक्शन 124 सबसेक्शन 6, कैन यू रीड दिस, कि इसको मैं थोड़ा और जूम आउट करूँ। ये देखो परसुएंट टू सेक्शन 124 सबसेक्शन 6 हम ये पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बताया हुआ है, रेड विद द इन्वेस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड रूल्स। यहाँ पर क्या बताया हुआ है, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द डिविडेंड एंटाइटल्स रिमेन्स अनक्लेम्ड फॉर 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स, ठीक है, फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 13-14। तो इस साल के लिए 13-14 7 साल पुराना है, so इट विल बी ड्यू टू द ट्रांसफर। तो यहाँ पर बताए 5 सितंबर 2021 को वो ट्रांसफर हो जाएगा। अगर कोई मेंबर है जिसको लगता है 2013-14 का डिविडेंड उसको क्लेम करना है, ठीक, 2013-14 के बाद का डिविडेंड होगा तो वो तो कंपनी से क्लेम हो जाएगा, बट इस साल 13-14 का जो डिविडेंड है वो इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो रहा है। सी यहाँ पर लिखा है इट विल बी ड्यू फॉर द ट्रांसफर टू आईईपीएफ अकाउंट। तो 5 सितंबर को हम ट्रांसफर कर देंगे। तो कोई भी कंपनी का मेंबर है जिसको लगता है कि ये डिविडेंड उसको मिलना चाहिए था 13-14 का और वो डिविडेंड उसको नहीं मिला, तो वो क्या कर सकता है, ये देखो मेंबर्स हु हैव नॉट क्लेम्ड द अफोरसेड डिविडेंड मे लॉन्च देयर क्लेम टू इन्वेस्टर सर्विस सेल ऑफ आईटीसी बट नॉट लेटर देन 3 सितंबर, क्योंकि 3 तारीख ऐसा नहीं है ना 5 तारीख के बाद वो थैला भर के रखेंगे और आईपीएफ से कोई आएगा उसको बोलेंगे ले बे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या रहेगा, वो आप ट्रांसफर करते हो, इनिशिएट करते हो पूरे प्रोसेस को। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, 3 सितंबर के पहले पहले अगर आप हमें क्लेम भेज दोगे तो ठीक है। उसके बाद में अगर कुछ भी रहा तो फिर क्या होगा, वो डिविडेंड आप कहाँ से क्लेम करोगे, देन इट हैज़ टू बी क्लेम्ड फ्रॉम द आईपीएफ ओनली। तो ये देखो द कंसर्न मेंबर में क्लेम देयर शेयर्स or the refund of their dividend from the investor education protection from authority by following the prescribed procedure जो वहाँ पर आपको दिया गया है। और इस रिगार्ड में अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप ये देखिए आपके कंपनी सेक्रेटरीज यहाँ पर है और जो पूरा टीम है वो आपके साथ यहाँ पे हेल्प करने के लिए रेडी रहेगा। आप बताओ, इज दिस क्लियर?
गाइस, इज दिस क्लियर? और अगर आप क्लेम्स देखोगे तो यू विल बी लाइक, अच्छा ये यहाँ पे तो आ गया आपके क्लेम्स के लिए फोलियो नंबर NSDL CDSL, एनीवे ये तो नहीं, बट क्लेम्स का जब आप अमाउंट देखोगे इट इज़ इन थाउजेंड्स ऑफ करोड्स, बहुत सारा अमाउंट है जो कि अनक्लेम्ड डिविडेंड के अंदर वहाँ पे रहता है। और सिर्फ ITC में नहीं, आप किसी भी कंपनी का उठाकर देखो। आई थिंक लास्ट वीक मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें आया था कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे अटका हुआ है, मतलब ब्लॉक ऑफ मनी विच इज़ नॉट गेटिंग यूटिलाइज्ड एनीवेयर। तो वन वाज इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ये अपना सॉरी अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट के अंदर एक काफ़ी बड़ा चंक फंसा हुआ है। और दूसरा फिर बताया था कि मंदिर के ट्रस्ट में जो पैसा रखा हुआ है वो कोई यूज़ नहीं आ रहा है। तो इस तरह से करके एक पूरा लिस्ट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, राइट? सो डू डू वॉच द वेबसाइट्स एंड ऑल, यहाँ पर आपको ये सब मिलेगा एंड इट इज़ नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रैक्टिकली अगर आप एक बार इसको देख लोगे तो आपको यहाँ पर आइडिया आ जाएगा। तो ये देखो, ये अनक्लेम डिविडेंड के बारे में वही बताया हुआ है पूरा, ये लिस्ट आपको इधर दिया हुआ है, ठीक है? और IPF की साइट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको लॉन्च करना पड़ेगा रिकवरी के लिए। आप बताओ, इज दिस क्लियर? बस ये ध्यान रखना, नाम जो है वो क्या है, इन्वेस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एडुकेशन फंड भी है, मतलब ये तो है IEPF, एक है IPEF भी। IPEF इज बाय सेबी, ठीक है? IPEF इज बाय सेबी, IEPF इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। धवर बोल रहा है सर अनक्लेम डिविडेंड के लिए सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना होता है। हाँ, एक अलग से अलग बैंक अकाउंट रहेगा, उसमें आप इसको फिर मेंटेन करोगे, ठीक है? तो जस्ट रीड इट और आप चेक करना कि ये प्रैक्टिकली बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, जितना ये इजी लगता है FAQ फॉर द क्लेमेंट, FAQ फॉर द कंपनी। इसको रिकवरी करने में मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है, बहुत घुमाते हैं वो, बहुत डॉक्यूमेंट्स होता है और बहुत सारे आपको वहाँ पे उनके क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है, ऑल दोज थिंग्स। सो इट बिकम्स वेरी वेरी टीडियस टास्क ये पैसा रिकवर। ये देखो प्रोसेस जितना सिंपल दिया हुआ है इतना सिंपल होता नहीं है। इट इज़ एज गुड एज कि मुझे यहाँ से बेंगलोर जाना है, हाँ तो वेरी सिंपल, यहाँ से ओला करो और चले जाओ, या फिर आप फ्लाइट में बैठो चले जाओ, ट्रेन में बैठो चले जाओ, बट देन इट इज़ नॉट वेरी इजी प्रोसेस, इतना सिंपल भी नहीं होता। स्पेशली जैसे आप कोविड के टाइम में देखो, ये परमिशन चाहिए वो परमिशन चाहिए, RT-PCR कराओ, जहाँ जा रहे हो वहाँ का एड्रेस दो, डिक्लेरेशन दो, तो ऐसे करके यहाँ पे भी बहुत सारा लफड़ा रहता है। बट एनीवे, मूविंग बैक, आई होप ये आप लोगों को थोड़ा सा एड ऑन एडवांटेज देता होगा इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज। मैं आपको बोलता हूँ यही सेम चीज़ आप दूसरे कंपनीज का भी चेक कर सकते हो। रिलायंस ITC का तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया। अब देखो, प्रेफरेंस का जब हम बात करते हैं तो प्रेफरेंस के लिए दो डिविडेंड होता है, क्यूमुलेटिव और एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब अगर किसी साल मेरे पास प्रॉफिट नहीं है तो वो डिविडेंड अक्यूमुलेट होता जाएगा और जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल मैं आपको डिविडेंड पूरा का पूरा पे करूंगा। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या हो जाएगा, जब भी प्रॉफिट है तो डिविडेंड दूंगा, जब भी प्रॉफिट नहीं है तो मैं डिविडेंड नहीं दूंगा। बाय डिफॉल्ट अगर आप चेक करो तो प्रेफरेंस डिविडेंड को क्यूमुलेटिव ही माना जाता है। तो ये यहीं पर दिया हुआ है दैट द प्रेफरेंस शेयर्स, इनको क्या रहता है, इनको एक प्रेफरेंशियल डिविडेंड मिलता है, दे आर बीइंग assured a preferential dividend at a fixed rate during the life of the company and preference dividend। ये देखो जो मैंने पॉइंट आपको बताया, ये पॉइंट पे ध्यान रखना, आपके लिए हो सकता है एक एग्जाम क्वेश्चन बन जाए, ठीक है? और इसमें क्या बता रहा है, प्रेफरेंस डिविडेंड unless otherwise agreed is non-cumulative in nature and need not be paid in any year where there is deficiency in the profits। I'm sorry, मैंने शायद आपको उल्टा बोला, यहाँ पर ध्यान रखना दैट प्रेफरेंस डिविडेंड जो रहेगा, बट व्हाट आई रिमेंबर इट वाज क्यूमुलेटिव इन नेचर। एनीवे मैं ये आपको वापस से क्रॉस चेक करके बता दूंगा आपके मॉड्यूल में ऐसा क्यों लिखा है, हो सकता है शायद मैं भी गलत हूँ, बट प्रेफरेंस डिविडेंड जो रहता है इनके हिसाब से अनलेस अदरवाइज अग्रीड इज नॉन क्यूमुलेटिव, बट व्हाट आई रिमेंबर इट वाज क्यूमुलेटिव इन नेचर। एनीवे, फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो क्यूमुलेटिव ये आपको बताया हुआ है, नॉन क्यूमुलेटिव ये भी आपको इधर बताया हुआ है, और इक्विटी डिविडेंड के लिए तो हमने ऑलरेडी बता दिया, जो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है वो इक्विटी डिविडेंड है, और ये आपका प्रोसेस है। अब देखिए व्हाट इज गोइंग टू बी द सोर्स ऑफ डिविडेंड। तो सोर्स ऑफ डिविडेंड आपका होगा प्रॉफिट्स ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर, आप चाहो तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से दे सकते हो, और दोनों को मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, दोनों से आप यहाँ पे डिविडेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसके अलावा कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कैश प्रोवाइड करता है और आप उससे भी डिविडेंड बांट सकते हो।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको मनी क्यों प्रोवाइड किया? डिविडेंड देने के लिए। वो बोलते हैं जाओ आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दो। तो अगर आपको गवर्नमेंट ने डिविडेंड के लिए अमाउंट दिया है तो वो अमाउंट आप एज डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब ये जो पॉइंट आपको बता रहे हैं नोट नंबर 1 2 3, इसका क्या मतलब है कि जब आप डिविडेंड को डिक्लेयर करो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने पुराने जितने भी लॉसेस हैं उनको सेट ऑफ करना पड़ेगा। और करंट ईयर के भी अगर आपके कुछ लॉसेस, करंट ईयर का खैर अगर लॉसेस हो तो फिर आप अलग से रूल 3 में फॉल करते हो, बट आपके सारे के सारे लॉसेस यहाँ पे क्या होने चाहिए? राइट ऑफ होने चाहिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिक्लेयरिंग अ डिविडेंड प्लीज राइट ऑफ ऑल द लॉसेस या सेट ऑफ कर लो। दूसरा आप अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कोई भी अनरियलाइज्ड नोशनल या रिवैल्यूएशन गेन नहीं होना चाहिए। सो नो नोशनल गेन या अनरियलाइज्ड गेन, ठीक है। और तीसरा, कैपिटल प्रॉफिट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। सो यहाँ पर डिविडेंड अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ओनली रेवेन्यू प्रॉफिट्स, you cannot utilize your capital profits for the payment of dividend, okay। तो अब ये देखो, नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन आउट ऑफ द प्रॉफिट्स बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। अब ध्यान रखना, डिविडेंड जब आप डिक्लेयर करोगे उससे पहले डेप्रिसिएशन आपको राइट ऑफ करना, मतलब सेट ऑफ करना इज मैंडेटरी। मैंडेटरी, ये भी एक आपका एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है कि डिविडेंड, क्योंकि मतलब क्वेश्चन इस तरह से होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि डिविडेंड तो कैश में पे करना है और डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, तो कंपनी को डेप्रिसिएशन को डिडक्ट नहीं करना चाहिए डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आंसर इज नो। बाय द वे, डिविडेंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन अपोर्शनमेंट ऑफ द रेवेन्यू प्रॉफिट। अपोर्शनमेंट का क्या मतलब होता है? अप्रोप्रिएशन, इट इज सेटिंग असाइड, ठीक है। देयरफॉर डिविडेंड शुड नेवर बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ द कैपिटल। द रीजन इज प्रोहिबिशन ऑफ डिविडेंड एट इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट विच इज येट टू बी स्टडीड। यहाँ पर हम देखेंगे इसको। तो डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पर डिडक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आइए देखो, देयरफॉर लॉ मैंडेट्स द प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन आउट ऑफ द प्रॉफिट्स बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। आपको डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करना ही है। और एक और चीज देखना, डेप्रिसिएशन क्या है? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? अगर आप ध्यान से चेक करो, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यस और नो? डेप्रिसिएशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, it is an expense, so you will have to deduct your depreciation to find out the profit। अब आप बोलोगे सर कोई भी कंपनी डेप्रिसिएशन को डिडक्ट क्यों नहीं करना चाहेगा? देखो, क्या हो सकता है कंपनी ऐसा बोले, सी आपको पता है डिविडेंड आप किससे पे करोगे? आउट ऑफ योर प्रॉफिट्स ओनली। लेट्स से कंपनी का EBITDA, इबिडा जिसको हम बोलते हैं, ये है लेट्स से 50 करोड़ का। अब इसमें से कंपनी के पास डेप्रिसिएशन है लेट्स से 40 करोड़ का। सर इतना डेप्रिसिएशन कैसे आ गया? हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हो गया। तो आप ये देखो, कंपनी का EBIT कितना है? कंपनी का EBIT है 10 करोड़। इसमें से कंपनी ने इंटरेस्ट को डिडक्ट कर दिया लेट्स से 3 करोड़। तो कंपनी के पास अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितना बचा? दिस इज 7 करोड़। इसमें से आप अगर टैक्स को डिडक्ट कर दो, लेट्स प्रिज्यूम, सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं लिख रहा हूँ 50%, तो आपने 3.5 करोड़ यहाँ पे दे दिया, तो आपके पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्स बचता है 3.5 करोड़। अब आप देखो कंपनी के पास कैश कितना होगा? अगर आप कंपनी का कैश फ्लो निकालो तो आप बोलो कि देखो 50 करोड़ है, इसमें तो कोई पेमेंट करना नहीं है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया 3 करोड़ का, ये क्योंकि कैश में जाएगा, और ये टैक्स भी कैश में जाएगा, सो माइनस 3.5। तो आप बोलोगे यार कंपनी के पास 43.5 करोड़ का कैश है, यस और नो गाइस, यस और नो? लेकिन कंपनी का अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना देखेगा? 3.5 करोड़। अब कंपनी सपोज करो डिसाइड करती है कि मुझे 10 करोड़ का डिविडेंड बांटना है, ठीक है। अब 10 करोड़ का डिविडेंड क्या कंपनी यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है? आंसर इज नो। तो कंपनी क्या बोलती है कि एक काम करो, हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को जो कैलकुलेट करेंगे उसके लिए डेप्रिसिएशन को काउंट ही नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली फॉर द पर्पस, वो बोलेंगे ये तो मेरा इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है, दिस इज माय इनकम स्टेटमेंट, लेकिन
मैं यहाँ पे डिविडेंड के डिक्लेरेशन के लिए एक नया इनकम स्टेटमेंट बनाता हूँ जिसमें मैं बोलता हूँ EBITDA, दिस इज 50 करोड़, और मैं डेप्रिसिएशन को काउंट ही नहीं करता, मैं सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट को डिडक्ट करता हूँ जो कि है 3 करोड़ का, और मैं यहाँ पे टैक्स को डिडक्ट करता हूँ जो कि है 3.5 करोड़ का। तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट जो बचता है वो कितना है, बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, अपना कैश प्रॉफिट। तो आप देखो मेरा कैश प्रॉफिट हो गया 43.5 करोड़। तो इसमें से वेरी इजीली आई कैन पे 10 करोड़ का डिविडेंड। कंपनी इस तरह का प्लानिंग करना चाहता है, बट कैन कंपनी डू सो? आंसर इज नो, दिस इज नॉट अलाउड। गाइस, इज दिस क्लियर? दिस वन इज नॉट अलाउड, डेप्रिसिएशन हैज टू बी डिडक्टेड। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? राइट तो ये देखो, श्रेयस मैकेनिक्स लिमिटेड owes a plot of land which was purchased long ago. As the property rates are going up, it is decided to revalue the profit plot at a fair value. और उसकी वजह से क्या निकल के आ गया? Revaluation profit 20 लाख रुपए का। The board of directors decides to utilize this 20 लाख रुपीस और डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो लॉ यहाँ पर क्या बोलेगा? दिस वन इज नॉट अलाउड। ओके, क्योंकि रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है। ओके अच्छा, अब आप देखो ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अगर आप 1956 एक्ट देखोगे तो 1956 एक्ट एक रेट स्पेसिफाई करता था कि अगर आप इतने तक का डिविडेंड बांट रहे हो तो इतना परसेंट आपको रिजर्व्स में ट्रांसफर करना होगा। लेकिन 2013 कुछ नहीं बोलता। 2013 एक्ट यहाँ पर क्या बोलता है? इट इज लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के ऊपर है कि वो कितना अमाउंट रिजर्व्स में ट्रांसफर करे, कितना अमाउंट रिजर्व्स में ट्रांसफर नहीं करे। और अगर कंपनी चाहे इट में नॉट ट्रांसफर एनी अमाउंट टू द रिजर्व्स और वो डिविडेंड। सर इसका क्या मतलब है? नहीं क्लैरिटी आ रहा। सी 1956 एक्ट जो था, 1956 एक्ट ऐसे बोलता था कि अगर आपका डिविडेंड है अप टू 10%, तो आपको रिजर्व्स में कुछ भी ट्रांसफर नहीं करना। रिजर्व्स में कैसे ट्रांसफर करोगे? पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अगर आप 10 से 12.5% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको 2.5% रिजर्व्स में ट्रांसफर करना होगा। और 12.5 से 15 अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको 5% अपना रिजर्व्स में ट्रांसफर करना होगा। अगर आप 15 से 20% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट दे रहे हो तो 7.5% रिजर्व्स में ट्रांसफर करना होगा। और अगर आप 20% को एक्सीड करते हो तो आपको 10% रिजर्व्स में ट्रांसफर करना होगा। दिस इज रिजर्व्स एंड दिस इज योर रेट ऑफ डिविडेंड। 2013 बोलता है why we should do all these things। 2013 बोलता है कंपनी यू डिसाइड। अरे क्लियर? यू डिसाइड what percentage to be transferred to reserves। अरे ये समझा आपको गाइज? ये समझा आपको? राइट तो अब अगर आप यहां पर देखो, इट सेज दैट फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर्स आमला वॉच लिमिटेड proposes to transfer more than 10% of the profits to the reserves before the declaration of dividend at the rate of 12%. Can the company do so? So yes, answer is yes, company can do so. Company is free to transfer any part of its profit to the reserves as it may deem fit. Guys, clear? Is this clear? तो अब आपको ये समझ में आ रहा है यहाँ पे ऐसे क्यों दे रहा है मोर देन 10% ऑफ द प्रॉफिट्स और रेट 12%, ये सब। फिर आप ये देखो, ब्रिक्स शिपयार्ड लिमिटेड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 1000 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। It proposes a dividend of 8.75%. However, it does not intend to transfer any amount to the reserves out of the profits earned. Can the company do so? Answer is yes. The company is free to transfer any amount, or it deems fit it may not even transfer any amount to the reserves. Guys, clear? Does this make sense? राइट सो यहाँ पर आपके ऊपर जस्टिफिकेशन दिया हुआ है कि आपको जो करना है आप करिए, इट इज एब्सोल्युटली
योर डिस्क्रिशन। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड व्हेन देयर इज इनएडिक्वेसी। तो जो मैंने आपको बोला था रूल 3 आपको पढ़ना होगा, ये रूल 3 आता है। अब देखो इसका क्या मतलब है, कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, कंपनी में इस साल प्रॉफिट नहीं है, या लेट्स से कंपनी में जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा डिविडेंड वो बांटना चाहता है। तो इस केस में क्या होगा, सो व्हेन देयर इज इनएडिक्वेसी, when there is inadequacy of the profits and the company wants to declare the dividend, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, लेट्स से कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, लेट्स प्रिज्यूम 70 लाख रुपीस, और यहां पे कंपनी इंटेंड्स टू डिक्लेयर लेट्स से 1 करोड़ 25 लाख एज द डिविडेंड। ये सिनेरियो में कौन आएगा, रूल 3, या फिर कंपनी में लॉस है इस साल, ठीक है, मतलब बेसिकली जो आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो, ठीक है, योर पैट इज लेस एज कंपेयर्ड टू योर प्रपोज्ड डिविडेंड। तो यहां पर आ जाता है रूल 3। अब रूल 3 बेसिकली आपको यहां पर क्या बोलते हैं, देखो रूल 3 यहां पर आपको 3 लिमिट्स बताएगा, ठीक है, ये 3 लिमिट्स में विच एवर इज लोअर वो आपका होगा मैक्सिमम डिविडेंड, ऐसे सिनेरियो में। ओके बच्चा, क्लियर ये वाला पॉइंट। रूल 3 क्या करेगा, जब भी इस टाइप का सिचुएशन आएगा, जब आपका पैट कम है और प्रपोज डिविडेंड ज्यादा है, तो आप रूल 3 को रेफर करोगे। रूल 3 आपको 3 लिमिट्स बताएगा, उन 3 लिमिट्स में विच एवर इज लोअर, ठीक है, वो बनेगा आपका मैक्सिमम डिविडेंड। मेक सेंस। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है, ये तो हो गया आपका एक पॉइंट। दूसरा वो क्या बोलता है, ये लिमिट्स और को भी हम बाद में देखेंगे। दूसरा रूल 3 आपको यहां पर बोलता है कि फर्स्ट राइट ऑफ ऑल द लॉसेस, अनअब्सॉर्ब्ड लॉसेस एंड द डेप्रिसिएशन, जितना भी आपका डेप्रिसिएशन है उन सबको आप राइट ऑफ करो, उसके बाद ही डिविडेंड डिक्लेयर कर पाओगे। बताइए, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। इस पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मिल सकता है, समथिंग लाइक दिस, कि आप ये देखो, ड्यू टू द इनएडिक्वेसी ऑफ द प्रॉफिट्स, कैन यू रीड दिस क्वेश्चन, मेरे को इसको थोड़ा सा, हाँ आई थिंक अब आप काफी अच्छे से इसको रीड कर पाओगे। तो देखो, ड्यू टू द इनएडिक्वेसी ऑफ द प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर 31st March 2015, Mary Limited proposes to declare 10% of the dividends out of the general reserve. Now, from the following particulars, ascertain that can be utilized from the general reserve according to the company's declaration of dividend आउट ऑफ द रिजर्व रूल्स 2014। तो कंपनी का यहाँ पे आपको प्रेफरेंशियल कैपिटल बता दिया, इक्विटी बता दिया, जनरल रिजर्व बताया, कैपिटल रिजर्व्स बता दिया, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स एंड नेट प्रॉफिट। तो आप टेक्निकली चेक करो, ये दो रिजर्व तो फालतू के, आपके लिए तो कोई काम का ही नहीं है, यस और नो, ये दो रिजर्व्स का तो कोई यूज ही नहीं है। आपके काम का कौन सा रिजर्व है, वो है आपके लिए ये एक जनरल रिजर्व जिसका बैलेंस कितना है, 25 लाख रुपया। अब देखो, आप डिविडेंड कितना बांटना चाहते हो, 10% डिविडेंड बांटना चाहते हो ना। 10% डिविडेंड किसका होगा, इस 80 लाख का 10% होगा, यस और नो। ये देखिए, ये 80 लाख और इस 80 लाख का 10% डिविडेंड, मतलब आप 8 लाख रुपए का डिविडेंड बांटना चाहते हो। मेक सेंस। यू वांट टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 8 लाख रुपीज। अब आप देखिए आपके पास प्रॉफिट कितना है, आपका करंट ईयर का प्रॉफिट है सिर्फ 3 लाख रुपया। अच्छा, इस 3 लाख रुपए में से अभी आपको प्रेफरेंस डिविडेंड भी बांटना है, करेक्ट, यू विल डिक्लेयर प्रेफरेंस डिविडेंड ऑल्सो। उसके बाद में आप देखो 8 लाख तो आपके पास बचेगा ही नहीं, तो अब आपको यहाँ पर चेक करना है क्या कंपनी 8 लाख रुपए का डिविडेंड बांट सकता है या नहीं। बाय द वे, मैं चाहता हूँ इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। so I'll just undo whatever I have done so that आप ये क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर सको।
Okay, just take the picture of this. Just a minute. Okay, just take a picture of this question. Done? Done? ओके, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप मुझे फाइंड आउट करके बताओगे इसमें कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है। हम फिलहाल किसको प्रैक्टिस करेंगे? हम फिलहाल प्रैक्टिस करेंगे आपके मॉड्यूल के अंदर, और जो आपके यहाँ पे कंडीशंस है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे आपको, चलो ये देखो यहाँ पे 3 रूल्स आपको दिए हुए हैं, और रैदर मैं यहाँ पे आपको लेके जाऊँ तो ये ज़्यादा अच्छे से आपको मैं समझा सकता हूँ। फिर हम वहाँ पर उसको वापस देखेंगे। सी दिस इज द डेक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। यहाँ पर वो आपको बता रहा है डेक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड आउट ऑफ द रिजर्व्स। ओके, एंड डेक्लेरेशन आउट ऑफ द रिजर्व्स के लिए आपको यहाँ पर क्या बताया हुआ है? इन द इवेंट ऑफ इनएडिक्वेसी और द एब्सेंस ऑफ द प्रॉफिट in any year, a company may declare the dividend out of free reserves subject to the fulfillment of the following conditions. By the way, इस टॉपिक के ऊपर आपको थियोरी क्वेश्चन भी मिल सकता है और आपको प्रैक्टिकल दोनों मिल सकता है। चांसेस ज़्यादातर वैसे किसके? किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के, ठीक है। तो आप ये देख लो, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ मॉड्यूल पेज नंबर 8.1। आई जस्ट राइट इट हियर, दिस इज फ्रॉम योर मॉड्यूल पेज नंबर 8.10। चलिए देखिए, तो यहां पर आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले क्या बताया हुआ है? द रेट ऑफ डिविडेंड shall not exceed the average rate of the dividend that was declared by it in the 3 years immediately the preceding year। तो जैसे आपके मॉड्यूल के अंदर भी यहां पर दिया हुआ है, पिछले 3 साल के डिविडेंड का आप क्या कर लो? एवरेज ले लो। लेकिन सपोज करो पिछले किसी साल में आपने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया था, ठीक है। सपोज आज से, ये आपका ईयर है ना, सी आप ऐसे देखो, यहां आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो आज से 1 साल पहले, आज से 2 साल पहले, और आज से 3 साल पहले। आपने यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया था 8%, यहाँ आपने डिक्लेयर किया था 14%, यहाँ आपने डिक्लेयर किया था 20%। सो आप बोलोगे 8 + 14 + 20 डिवाइडेड बाई 3, और वो आ जाएगा आपके लिए यहाँ पर मैक्सिमम रेट, करेक्ट। 8 + 14 + 20 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका मैक्सिमम रेट हो जाएगा। बट सपोज करो यहां पर आपने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया ही नहीं था। अब मुझे बताइए, अब जब आप एवरेज निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 + 0 + 24 डिवाइडेड बाई 3। अब ऑब्वियस सा बात है, ये वाले सिचुएशन में कंपनी को कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज होगा, यस और नो? क्योंकि एवरेज कम आएगा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यहाँ पर कहीं ना कहीं एवरेज कम आ जाएगा। तो इसके लिए एक आपको प्रोवाइसो दिया है, और वो प्रोवाइसो क्या बोलता है? दैट दिस सब रूल shall not apply to a company which has not declared any dividend in each of the 3 preceding financial years। so इस केस में ऐसा वाला सिचुएशन आ गया, तो ऐसे वाले सिचुएशन में आप बोलेंगे कि पिछले 3 साल का जो एवरेज है उस रेट को आप इग्नोर कर दो। मतलब इन दैट सिनेरियो आपके पास कितने लिमिट्स हो जाएंगे? फिर सिर्फ 2 ही लिमिट्स रह जाएंगे। गाइस क्लियर? गाइस क्लियर? पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में अगर लगातार आपने डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं किया तो आपके लिए फिर कितने रूल्स रह जाएंगे? सिर्फ 2 रूल्स रह जाएंगे, ओके। और ये कब हम बात कर रहे हैं? ये सारा इवेंट कब अराइज होगा? अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया था और इनएडिक्वेसी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखो, द टोटल अमाउंट ड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड profit shall not exceed 1/10 of the sum of paid up capital and free reserves as appearing in the latest audited balance sheet। तो आप ये देखिए, आपके लिए जो एवरेज, जो मतलब 3 लिमिट्स जो निकल के आएगा, पहला लिमिट आपके लिए क्या है? इट्स द एवरेज ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। और दूसरा लिमिट अगर आप यहाँ पे देखो तो वो आपको क्या बता रहा है? 1/10 या 10% ऑफ
the paid up capital and your free reserves. Guys clear? ये देखो 10% ऑफ द इट शैल नॉट एक्सीड 1/10, मतलब मैक्सिमम आप कितना दे सकते हो 1/10. तीसरा लिमिट अगर आप देखोगे, द अमाउंट ड्रॉन शैल बी फर्स्ट यूटिलाइज टू सेट ऑफ द लॉसेस incurred in the financial year in which the dividend is to be declared before any dividend in respect of the equity shares is going to be declared. तो आपको पहले बोला जा रहा है, पहले एक काम करो, अपने जो एग्जिस्टिंग लॉसेस है उनको आप राइट ऑफ करो, उसके बाद में डिविडेंड डिक्लेयर करने की बात करना, विच इज अ वेरी लॉजिकल डिमांड. लास्ट में आपको बता रहे द बैलेंस ऑफ द रिजर्व्स आफ्टर सच विड्रॉवल shall not fall below 15% of the paid up share capital as appearing in the latest audited financial statements. तो इसका सिंपल अगर मैं आपको यहाँ पे मैथमेटिकली लिमिट्स बना के दूँ, तो तीसरा लिमिट आपके लिए क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल. 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल. सिंपल सा पॉइंट. क्या ये तीनों लिमिट्स आपके लिए क्लियर है? क्या ये तीनों लिमिट्स आपके लिए क्लियर है? राइट अच्छा, अब आप देखो यहां पर हम बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. सो दिस विल नॉट अप्लाई, this will not be applicable if dividend was not declared in any of the preceding financial year. अगर पिछले किसी भी एक साल में आपने डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं किया तो यू कैन इग्नोर दिस लिमिट. दूसरा यहां पर मुझे आपसे डिस्कस करना है दैट व्हाट इज पेड अप कैपिटल. बताइए, इक्विटी, प्रेफरेंस, ओनली इक्विटी या दोनों? पेड अप कैपिटल में क्या आएगा यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल का पेड अप, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेड अप, या फिर दोनों? क्या आएगा यहाँ पे? दोनों. करेक्ट. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके पास बोथ, आप दोनों को लोगे. अच्छा, फिर हम यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो हमारे पास क्या है, फ्री रिजर्व्स. करेक्ट. फ्री रिजर्व्स मींस, फ्री रिजर्व्स मींस क्या फ्री रिजर्व्स डिफाइन किया गया है? आंसर इज यस, द रिजर्व्स विच आर अवेलेबल फॉर द डिविडेंड. ठीक है, इट इज द रिजर्व्स विच आर अवेलेबल फॉर द डिविडेंड. अच्छा, हियर देयर इज अगेन अ कैच. इसमें कौन से रिजर्व्स एक्सक्लूड होंगे? नोशनल गेन्स, यस और नो? इसके अलावा रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन गेन, उसको भी इग्नोर करेंगे. इसके अलावा अगर आप चेक करो तो एक और यहां पे आ जाएगा अनरियलाइज्ड गेन्स. तो इनको आपको एक्सक्लूड करना है. डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? हालांकि ये आपके नोट्स में रहेगा, बट मैं चाहता हूं आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. तो जब भी आपका क्वेश्चन आएगा, अब इन तीनों में से विच एवर इज लोअर, ये बन जाएगा आपका मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिविडेंड. ठीक है, इससे ज्यादा, और वो भी कब? इन केस ऑफ लॉसेस. मेक सेंस बच्चा लोग? डज दिस मेक सेंस? ओके, तो ये आपके पास यहाँ पे लिमिट है. अब आप देखो, ये तो मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है, ये तो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, तो आप ये होमवर्क में चेक करके मेरे को बताओगे आंसर करके. तो ये तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. फिलहाल अगर आप देखो तो आपके मॉड्यूल के अंदर भी एक क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्या बता रहा है, केप्रिकॉन लिमिटेड हैज़ अ पेड अप कैपिटल ऑफ 200 lakhs and a accumulated reserves of 240 lakhs. Losses for the year ending 31st March 2020 is 30 lakhs.
पिछले 3 साल में ये डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था। अब आपको वो पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड विच कैन बी डिक्लेयर्ड। तो आप ये देखिए, यहाँ पर आप 3 लिमिट्स को निकालोगे। लिमिट 1 आपके लिए क्या हो जाएगा? लिमिट 1 में आप बोलोगे दो ये 9, 10 एंड 12, यस और नो? सो 9 प्लस 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना हो जाता है? 21, 31, ये 31 हो जाएगा, राइट? 31 डिवाइडेड बाई 3। एक बार कैलकुलेटर पे चेक कर लेना इन केस मैं यहाँ पे रॉन्ग कर रहा हूँ। तो 9 प्लस 10 प्लस 12, हाँ, डिवाइडेड बाई 3। तो पहला लिमिट है, मैं कितना लिमिट डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता हूँ? 10.3%। नाउ 10.3% ऑफ व्हाट? ऑफ 200 lakhs, यस और नो? सो 200 इंटू 10.3%, तो मैं कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता हूँ? 20.6 lakhs का डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता हूँ। आया आपको समझ में? लिमिट 1 समझ में आया? ठीक है, क्योंकि हमें तो अमाउंट का बात करना है ना। अब हम दूसरा लिमिट यहाँ पर चेक करते हैं। तो दूसरा लिमिट हमारे पास यहाँ पे क्या है? व्हाट इज लिमिट नंबर 2? लिमिट नंबर 2 इज 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। तो आप 10% अगर आप देखोगे तो 10% किसका होगा? एक तो हो जाएगा 200 का। एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स कितना है आपका? 240, यस और नो? इस 240 में हम 30 लाख के लॉसेस को भी राइट ऑफ करेंगे। ये देखो, ये जो लॉस है ये यहाँ पर आपका राइट ऑफ हो जाएगा। तो आप ये देखो 200 प्लस 240, तो 440 का ये कितना हो गया? 10% इज गोइंग टू बी 44। इस 44 में से हम पहले यहाँ पे 30 का लॉस को राइट ऑफ करेंगे और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लिमिट निकल के आ गया वो कितना हो गया? आई कैन डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 14 lakhs, यस और नो गाइस? यस और नो? ये दूसरा लिमिट निकल के आ गया मेरे लिए, राइट? अब तीसरा लिमिट आपके पास जो है वो मैंने आपको क्या बताया? इट इज 15%, ठीक है? तीसरा लिमिट आपको यहाँ पे जो वो बता रहा है दैट इज 15%। सो लिमिट नंबर 3 इज 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल। सो दिस इज गोइंग टू बी 15% ऑफ 200 lakhs। So 15% of 200 lakhs is what? It is 30 lakhs. इन तीनों में से whichever is lower. So what is the maximum dividend which you can declare? What is the maximum dividend which you can declare? It is 14 lakhs, correct? So 14 lakhs out of 200. So you can declare the dividend of maximum of 7%. तो रेट हो गया आपके लिए 7% और अमाउंट हो गया आपके लिए 14 lakhs. Guys, clear? Maximum rate 7% और amount is 14 lakhs. Does this make sense? Does this make sense? सर लास्ट कंडीशन में बैलेंस रिजर्व्स देखना है क्या? देखो बैलेंस